तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपोटेंशन के बारे में। हाइपोटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन के क्या क्या कॉजिंग फैक्टर होते हैं और कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसको देख करके हम कहते हैं कि जो पेशेंट है ये हाइपोटेंशन की डिसीज हो रखी है इसको, या फिर हाइपोटेंशन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। और हाइपोटेंशन का मतलब होता है लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर, उसी को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो हाइपोटेंशन का एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में स्टडी करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गंगवार, आप देख रहे हैं मेडिकल गुरुजी। चलिए बेसिकली ये जो हाइपोटेंशन की जो कंडीशन होती है, ये हाइपोटेंशन में देखिए बीपी जो होता है, लो ब्लड प्रेशर, उसी को हाइपोटेंशन बोलते हैं। अब ये कितना ज़्यादा लो हो तब इसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो देखिए 90/60 mmHg स्फिग्नोमैनोमीटर जो बीपी मेजरिंग मशीन होती है, उससे मेजर करने पर अगर आपका बीपी 90/60 mmHg से नीचे आ रहा है या फिर उतना ही आ रहा है, तो इस कंडीशन को हाइपोटेंशन बोलते हैं, लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन बोलते हैं। अब इसमें देखिए होता क्या है कि जो 90 है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और जो 60 है ये डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। इसके रिगार्डिंग आप, आई होप आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा, आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब जो हाइपोटेंशन है इसके क्या क्या कॉजिंग फैक्टर होते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कॉजिंग फैक्टर आता है वो होता है फिजिकल वीकनेस। अगर आपके शरीर में कमजोरी है या फिर आप मतलब पतले दुबले हैं, आपकी जो बॉडी है वो स्वस्थ नहीं है, आप कमज़ोर वीक फील कर रहे हैं, तो इस तरह की कंडीशन में आपको हाइपोटेंशन की जो शिकायत है या जो डिसीज़ है वो हो सकती है। उसके अलावा डिहाइड्रेशन, अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है, आप पानी पीते नहीं हैं या फिर आप पानी जो पी रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है, आपकी बॉडी में रुक नहीं रहा है, कुल मिलाकर के आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है, तो इस कंडीशन में भी बीपी जो है वो लो हो सकता है, हाइपोटेंशन की कंडीशन बन सकती है। उसके अलावा ज़्यादा फिजिकल या फिर मेंटल वर्क करने से, ज़्यादा फिजिकली आपने वर्क कर लिया या ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले लिया या मेंटली वर्क कर लिया, वर्कलोड आपके ऊपर पड़ गया, तो उस कंडीशन में भी जो है आपको हाइपोटेंशन की कंडीशन बन सकती है, आपका बीपी जो है वो लो हो सकता है। उसके अलावा अगर आपको कोई इंजरी हो गई या फिर आपको कोई ऐसी कंडीशन बन गई जिस वजह से आपका जो ब्लड है वो हैवी ब्लड लॉस हो गया, आपका बहुत सारा ब्लड जो है वो लॉस हो गया बॉडी से, तो उस कंडीशन में भी आपको हाइपोटेंशन की जो कंडीशन है वो बन सकती है या फिर लो बीपी आपका हो सकता है। उसके साथ ही साथ जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ये लेडीज़ में होती है, ये जेंट्स में इसकी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। ये एक तरीके से लेडीज़ के लिए ही है कि जो पीरियड के दौरान जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके दौरान अगर उनकी बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, तो एक तरीके से ब्लड का लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हाइपोटेंशन की जो डिसीज़ है वो हो सकती है या फिर हाइपोटेंशन की कंडीशन बन सकती है। उसके साथ ही साथ किसी को अगर डायरिया हो जाता है, लूज मोशन इतने ज़्यादा हो गए कि जो बॉडी के जो फ्लूइड थे वो लॉसेज हो गए, फ्लूइड का लॉस हो गया और पानी की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन की कंडीशन बन गई, तो डायरिया में भी आपको जो है हाइपोटेंशन की जो कंडीशन है वो हो सकती है। उसके साथ ही साथ अगर आपकी ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, आपका जो ब्लड है उसमें कई सारी सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और उसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर, अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो भी आपका जो बीपी है वो लो हो सकता है, आपको हाइपोटेंशन की कंडीशन बन सकती है। उसके साथ ही साथ एक डिसीज़ होती है जिसको एडिशन डिसीज़ बोलते हैं। ये एक स्पेशल कंडीशन है, ये नॉर्मली नहीं होता है इस कॉजिंग फैक्टर, लेकिन किसी किसी पेशेंट में देखा गया है कि जिसको एडिशन डिसीज़ है उसका भी हाइपोटेंशन की कंडीशन रहती है। और एडिशन डिजीज़ में क्या होता है, जो हमारी किडनी होती है उसके ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एड्रिनल ग्लैंड, वो क्या करती है, बहुत तरीके के हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। अगर वो एड्रिनल ग्लैंड जो है किसी वजह से उसमें इंजरी हो जाए या फिर किसी वजह से वो प्रॉपर वर्क ना करे, अपने जो हार्मोन्स का सिक्रीशन है वो कम कर दे या फिर बंद कर दे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपको हाइपोटेंशन की कंडीशन बन जाती है
और ये पकड़ में भी नहीं आती है बहुत जल्दी। आप सिम्टम्स को देखते रह जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें देखते रह जाएंगे, लेकिन आपको ये जो चीज़ है जल्दी पकड़ में नहीं आती है कि एडिशन डिसीज़ की वजह से जो पेशेंट है उसको हाइपोटेंशन की कंडीशन बन रही है। अब ये तो हुई कॉजिंग फैक्टर की बात। अब बात करते हैं कि जो हाइपोटेंशन है वो कितने टाइप का होता है। हाइपोटेंशन भी 3 टाइप का होता है। उसमें सबसे पहला जो हाइपोटेंशन है उसको बोलते हैं सिम्टोमेटिक हाइपोटेंशन। इसमें क्या होता है कि आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होगी, आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। जब भी आपको सिम्टोमेटिक हाइपोटेंशन होगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, और उसके साथ ही साथ आपको पसीना भी आ सकता है, और आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होगी, और कई बारी तो पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो ये इस तरीके की जो हाइपोटेंशन होता है इसको बोलते हैं सिम्टोमेटिक हाइपोटेंशन। इसके अलावा एक होता है इसेंशियल हाइपोटेंशन। ये बहुत कम लोगों में होता है, 3%, 2 से 3% लोगों में इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें होता क्या है कि इसका कोई रीजन नहीं होता, विदाउट एनी रीजन आपको हाइपोटेंशन की कंडीशन बन जाती है। तो इसको बोलते हैं इसेंशियल हाइपोटेंशन। इसके अलावा होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। यह जो है ये वर्टिगो की स्थिति में होता है, आपको इसमें चक्कर आ सकते हैं, और ये जो हाइपोटेंशन है बहुत ही कम समय के लिए होता है, कुछ ही समय के लिए होगा, उसके बाद वापस से आप नॉर्मल हो जाते हैं। और इसमें होता क्या है कि आप थोड़ा सा भी हार्ड वर्क कर लें, अचानक से उठ जाएं, तब भी आपको हाइपोटेंशन की कंडीशन बन जाती है। तो इस तरीके का जो हाइपोटेंशन होता है उसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, ये अब सारी बात हुई कि आपको कौन कौन से टाइप के हाइपोटेंशन होते हैं। और अब बात करते हैं कि जो हाइपोटेंशन है उसमें सिम्टम्स क्या निकल करके आते हैं। जब आपको हाइपोटेंशन की बीमारी होती है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। देखिए, आपको हाइपोटेंशन में नोजिया हो सकता है, आपको जी घबरा सकता है, आपकी वोमिटिंग हो सकती है, आपको उल्टी आ सकती है, उसके साथ ही साथ आपको वर्टिगो की स्थिति, आपको चक्कर भी आ सकते हैं, आपको हेडेक हो सकता है, आपके सर में दर्द हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, आप कमजोरी महसूस कर सकते हैं। उसके अलावा डल फेस, आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल उतरा हुआ, या ऐसा लगेगा मतलब कुछ गलत हो गया है आपके साथ, आपका चेहरा जो फेस है वो एकदम डल पड़ जाएगा, इस तरीके की कंडीशन भी हो जाती है। और जो फाइनल है वो अनकॉन्शियस, अगर बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो आप अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं, आप बेहोश भी हो सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं हाइपोटेंशन के दौरान देखने को मिलते हैं। अब फाइनल बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। हाइपोटेंशन क्या होता है आपको पता लग गया, सिम्टम्स क्या होते हैं आपको समझ आ गया, कॉजिंग फैक्टर आपको समझ में आ गया, आपको टाइप्स ऑफ हाइपोटेंशन समझ में आ गया। अब बात जो फाइनल बात है ट्रीटमेंट की, अगर किसी को हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम है तो उसमें आप ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में आपको मेनली तो कॉजिंग फैक्टर को ट्रीट करना होता है, जो कॉजिंग फैक्टर है उसी को ट्रीट करें। और उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है कि सबसे पहले अगर किसी का हाइपोटेंशन है आपके पास आता है तो आपको एल्डरबिट का इंजेक्शन देना है उसको, या फिर कोई भी मल्टीविटामिन का आप इंजेक्शन उसको लगा सकते हैं पेशेंट को, और आईवी रूट से आपको लगाना है। उसके साथ ही साथ आपको ओआरएस का जो घोल है, सॉल्यूशन है, वो उसको देना है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपको देना है उसको एक चेरी सिरप देना है, जिसमें से 10-10 ml सुबह और शाम दोनों टाइम उसको लेना है। पेशेंट को ऐसा बोलना है आपको कि 10-10 ml सुबह शाम आपको लेना है चेरी सिरप को। ठीक है, इसमें होता क्या है, आयरन विद फोलिक एसिड, साइनोकोबालामिन वगैरह होता है, जो हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी को क्योर करने में हेल्प करता है। उसके साथ ही साथ आप दे सकते हैं टैबलेट भी दे सकते हैं आयरन विद फोलिक एसिड की, जो हीमोग्लोबिन की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने में हेल्प करेगी। इसको आपको दिन में ओडी भी दे सकते हैं, और ज़्यादा कमजोरी है तो आप, या ज़्यादा हीमोग्लोबिन की कमी है तो आप इसको बीडी भी जला सकते हैं, सुबह और शाम खाना खाने के बाद आप इसको दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको कैप्सूल देना है रेबिटोल का, ये एक मल्टीविटामिन कैप्सूल होता है। इसको आपको रात को सोते टाइम रोज का एक आप इसको दे सकते हैं दूध के साथ, तो जो वीकनेस की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपको देना है टैबलेट रेंटेक डी। इसमें होता क्या है, रेनिटिडीन होता है और डोमपेरिडोम होता है। ये क्या करेगा, आपकी पेट में एसिडिटी को नहीं बनने देगा, और जो डोमपेरिडोम है वो आपके जी घबराने की जो नोजिया की कंडीशन है उससे आपको हेल्प करेगा, उसको क्योर करने के लिए। ठीक है, इसको भी आप बीडी दे सकते हैं, सुबह और शाम दे सकते हैं, खाना खाने से पहले आपको ये टैबलेट देनी है। उसके साथ ही साथ आपको टैबलेट देनी है ऑनडेन सेट्रॉन 4 mg की जो टैबलेट आती है,
ये आपको सुबह शाम देनी है। ये क्या करती है, जो वोमिटिंग होती है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है, आपकी जो वोमिटिंग की कंडीशन है उसको क्योर करने में हेल्प करती है। उसके साथ ही साथ जो हेडेक हो रहा है उसके लिए आप दे सकते हैं एसिक्लो एमआर की टैबलेट दे सकते हैं। ये इसको भी बीडी आप चला सकते हैं, खाना खाने के बाद सुबह और शाम दे सकते हैं। इससे जो हेडेक की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। और अगर बीपी ज़्यादा ही लो हो रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, तो आप एनएस नॉर्मल साइनाइन का जो है इन्फ्यूजन दे सकते हैं, बोतल उसको पेशेंट को चढ़ा सकते हैं उसमें मल्टीविटामिन डाल करके, ठीक है। उसके साथ ही साथ एक इंजेक्शन होता है जो एडिशन डिसीज की वजह से अगर आपका बीपी लो हो रहा है, अगर ये सारे कॉजिंग फैक्टर आपको कोई नहीं है, आपको लग रहा है कि आपका जो बीपी है वो एडिशन डिसीज की वजह से जो कम हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक इंजेक्शन आता है नेंड्रोलोन डिकानोएट का 100 mg वाला। ये इंजेक्शन आपको लगवाना होता है और ये 2 से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते में एक बार लगाया जाता है। और इसमें मेनली होता क्या है, जो एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन्स निकालती है, एक तरीके का ये भी एक हार्मोन ही है जो आर्टिफिशियली रूप से तैयार किया गया है पेशेंट को देने के लिए, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलना था। तो आप इसको दे सकते हैं, लेकिन आपको इसको 3-4 हफ्ते में एक ही बार देना है। इससे आपकी शरीर की कमजोरी भी दूर होगी और आपका बीपी भी कंट्रोल रहेगा। तो ये फाइनल है, इसका सबसे लास्ट में यूज करना है, पहले इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो इतना सारा आप ट्रीटमेंट देंगे तो पेशेंट की जो हाइपोटेंशन की कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसी तरीके के मेडिकल लाइन से रिगार्डिंग कंटेंट देखना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से रिलेटिव ही वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, एकदम जेन्युइन कंटेंट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।